हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ योगेश जुल्का और मैं एक करियर काउंसलर हूँ। मैं अभी तक 70,000 प्लस स्टूडेंट्स को करियर काउंसलिंग दे चुका हूँ। और आज का जो हमारा टॉपिक है ऑल अबाउट पीएचडी। आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, ऑल अबाउट पीएचडी। सो आज हमारे साथ प्रोफेसर संजीव शर्मा हमारे बीच में है, जो हमारे को इसके ऊपर ऐसी ऐसी बारीकियां और ऐसी ऐसी डिटेल्स देंगे जो बहुत मुश्किल होती है जब हम इसके प्रोसेस को फॉलो करना स्टार्ट करते हैं, जब हम पीएचडी करने के लिए मन बनाते हैं। तो ये सारी बातें हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि हाफ इंफॉर्मेशन और मिथ बहुत अवेलेबल हैं और हम सारे डिपेंडेंट होते हैं सोशल सर्च इंजन्स पे। जो सर्च इंजन्स होते हैं वो बड़े मैन्युपुलेटिव होते हैं और वो सिर्फ उतनी इंफॉर्मेशन देते हैं जितनी वो उस टाइम दे सकते हैं, राइट। तो जैसे मेरा आपसे प्रॉमिस है कि मैं आपके साथ वो इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा जो सर्च इंजन पे ज़्यादा अवेलेबल नहीं होती है। तो इसीलिए आई रिक्वेस्टेड प्रोफेसर संजीव शर्मा कि आए और हमारे को इस पीएचडी के टॉपिक के ऊपर एक एक स्टेप्स के ऊपर हमारे को उसके लिए पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें। तो आई रिक्वेस्ट प्रोफेसर संजीव शर्मा, पहले थोड़ा अपना सा इंट्रोडक्शन बताएंगे ब्रीफली और उसके बाद हम अपने क्वेश्चंस पूछना शुरू करेंगे। ओवर टू यू मिस्टर शर्मा। थैंक यू। थैंक यू योगेश जी। क्योंकि टॉपिक हमारा पीएचडी से रिलेटेड है, सो लेट मी मेक सम करेक्शंस। आज हम पीएचडी के बारे में बात नहीं करेंगे, आज हम पीएचडी इन इंडिया के बारे में बात करेंगे। लेट अस बी स्पेसिफिक। राइट सर, राइट। ओके। Being a professor in economics, I have almost 20 books on economics and finance, right from class 12 till IES level. आई एम चीफ एडिटर ऑफ इंटरनेशनल जर्नल। बहुत पेपर पब्लिश हो चुके हैं, प्रेजेंट कर चुका हूँ 10-15 इंटरनेशनल नेशनल कॉन्फ्रेंसेस में मैं चेयर रह चुका हूँ, को चेयर रह चुका हूँ, की नोट स्पीकर रह चुका हूँ। I think that should be suffice. And to add one more thing, that is, I am a principal member of BIS on a committee of educational services. So, my dear friends, this is all about me. And Yogesh ji, please start asking your questions. राइट सर। सर, सबसे पहले तो हम कोई भी कोर्स करते हैं तो हम उसके बारे में यही बोलते हैं कि वो क्यों किया जाता है, राइट। और जो जर्नल कोर्सेज होते हैं, जैसे बीकॉम का समझ में आता है, बीएससी समझ में आता है, बीटेक समझ में आता है कि बीटेक के बाद इंजीनियरिंग हो जाता है, एमबीबीएस की बात करें तो दैट इज फॉर डॉक्टर। वाई पीएचडी? हम पीएचडी करते ही क्यों हैं? पीएचडी, देखिए, हमारे देश की बात करते हैं कि वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली इंडिया। सो इंडिया में कुछ कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं। पहले कैटेगरी वो उन स्टूडेंट्स की है जिनको टीचिंग में जाना होता है यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज लेवल पे। सो दे डू परस्यू पीएचडी, क्योंकि उन्हें जॉब चाहिए। जॉब क्राइटेरिया यही है, क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया यही है, पीएचडी। Second are those people who have appetite and love for research. तो दूसरे वो लोग रिसर्च करते हैं इंडिया में। So that's all I think about who pursues PhD. राइट, राइट। और सर, एक वो भी बड़ा पैशन होता है कि नाम के आगे डॉक्टर लिखा जाता है, ऐसी भी एक कैटेगरी पाई जाती है इंडिया में। हाँ, पर उसके लिए आप होनरिस कॉजा ले सकते हो, उसके लिए इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। राइट, राइट, राइट। और सर, इसका आप तो हमारे को स्टेप्स गाइड करेंगे कि जब हम पीएचडी स्टार्ट कैसे होती है और ये कंप्लीशन कैसा होता है, इसका पूरा जर्नी ड्यूरेशन क्या होती है, थोड़ा उस पर रोशनी डालें। देखिए, इन इंडिया वी हैव टू फॉलो यूजीसी नॉर्म्स 2009। ठीक है जी, उसको फॉलो करना कंपलसरी है और टाइम टू टाइम यूजीसी अपने नॉर्म्स अपग्रेड करता रहता है। Like initially it was 18 months minimum qualification criteria, and now it has been raised to 3 years minimum qualification criteria to award an PhD. Number one. Secondly, अब आपका एक entrance examination होता है, so first you prepare for an entrance examination. आप वो examination clear करते हैं तो यूनिवर्सिटी आपको select करता है और आपको call करता है. Then you have to prepare and
a synopsis, that is a gist of your topic. So आप एक टॉपिक सेलेक्ट करते हैं और उसके ऊपर एक सिनॉप्सिस बनाते हैं और उसको DRC के अंदर, रिसर्च डेवलपमेंट कमेटी के अंदर आप प्रेजेंट करते हैं पैनल के सामने. अगर पैनल ने आपके टॉपिक को एक्सेप्ट कर लिया, आपके सिनॉप्सिस को एक्सेप्ट कर लिया, अप्रूव कर दिया, देन योर जर्नी फॉर्मली स्टार्ट्स. अदरवाइज आपको एक और चांस दिया जाता है कि जिसमें आप अपने टॉपिक को और प्रेसाइज करें और अपनी सिनॉप्सिस को अकॉर्डिंगली अपडेट करें. सबसे बड़ी गलती जो यहाँ पर स्टूडेंट्स करते हैं, रिसर्चर्स करते हैं, दैट इज इन सिलेक्शन ऑफ अ टॉपिक. टॉपिक वो बहुत ब्रॉड या बहुत वेग ले लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल FDI इन इंडिया बहुत वेग टॉपिक है, बहुत ब्रॉड टॉपिक है. रिसर्च मीन्स समथिंग, अ स्पेशल स्टडी about a particular thing, specific thing. तो यहाँ पे जनरलाइज नहीं करना चाहिए. So you want to do something in FDI, so you must say FDI. Again, in FDI in agriculture may be a vague topic, क्योंकि एग्रीकल्चर ही बहुत बड़ा है. आप बात करो एग्रीकल्चर इन HY hybrid seed in cotton. Right. Very specific. Very specific. Or you talk about, let me say, agriculture की बात कर रहे हैं. So we say cotton, production of cotton in red soil in India. Yeah, why cotton is produced in black soil in India. So things like that. So you have to be very, very specific. क्योंकि जब हम एकदम स्पेसिफिक चीज के ऊपर काम करते हैं तो रिसर्च अच्छी होती है, आप बहुत अच्छे निष्कर्ष पे निकल सकते हैं. द मोमेंट यू मेक इट ब्रॉडर एंड वेग, योर स्टडी बिकम्स वेग, और आप एक किसी कॉन्क्रीट कंक्लूजन्स पे नहीं निकल अराइव करते हैं जो कि सोसाइटी को बेनिफिट दे सके एट लार्ज. देन सेकंड प्रॉब्लम कम्स विद योर सिनॉप्सिस. सिनॉप्सिस में स्टूडेंट ने या तो बहुत बल्कि बना दी या बहुत नैरो डाउन कर दिया. So ideally 20 से 25 पेज की synopsis is a good synopsis, and in synopsis there must be proper chapters or say headings dividing right from abstract to introduction, literature review, and so on and so forth, ending with the bibliography. So what so this is I believe is about your synopsis, कि आपके सिनॉप्सिस में ये चीज़ों का ध्यान रखना है ना. And then a major part that plays a role again is about the data collection or the studies based upon your primary data or the secondary data. Primary data means आप सारा data first hand collect करेंगे, genuine होगा, and then comes the secondary data based upon the research publications या magazines या वो data जो already published हो चुका है. So primary data हम कह सकते हैं unpublished data, which is to be collected and then formalized and published, and second is the secondary data which has already been published and been recognized or acknowledged. Right, sir. Right. So primary data is very tedious job, expensive, and very much time consuming. इसलिए आप देखिए यूजुअली 7-7 साल लगते हैं PhD में बाहर. इंडिया में जो 7 साल लगते हैं वो प्रताड़ना है, क्योंकि 7 साल के बाद जो रिसर्च होती है वो मास्टरपीस होती है. अनलाइक इंडिया जहाँ पर सेकेंडरी डेटा के ऊपर 7 साल लगवा देते हैं, दैट इज प्योर हरासमेंट. सो दैट्स इट अबाउट सिनॉप्सिस. So you are approved, DRC और RDCR ने आपको अप्रूव कर दिया, टॉपिक फाइनल हो गया, आपके सिनॉप्सिस बन गई. इसका मतलब ये नहीं है कि अब आप टॉपिक चेंज नहीं कर सकते हैं. अगर आपको किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे लगता है नहीं हमें आप इस टॉपिक पे काम नहीं कर सकते हैं, आप यूनिवर्सिटी का अप्रोच करते हैं, आप दोबारा अपना टॉपिक चेंज करवा सकते हैं, दोबारा सिनॉप्सिस अप्रूव करा सकते हैं. बट विद अ कॉशन दैट इज आपके जो रिसर्च का जो टाइम है वो दोबारा से 0 से शुरू हो जाएगा.
सो ये नहीं कि राइट आपने एक साल राइट निकाल दिया तो एक साल काउंट हो गया, सॉरी। अब आपने नया टॉपिक लिया तो नए टॉपिक पे आप 0 से शुरू होंगे 3 साल तक कम से कम। राइट राइट राइट। देन राइट सर। देन आपको 6 मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है यूनिवर्सिटी में एज पर यूजीसी गाइडलाइंस नाउ। तो आप वो सबमिट करते हैं हर 6 महीने में अपने गाइड से साइन करवा के कि मैंने 6 महीने में अपने टॉपिक पे ये काम किया। आपको स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड है जो यूनिवर्सिटी में बिताना होता है, जिसमें यूनिवर्सिटी आपके कोर्स वर्क के 3 पेपर्स कराती है। यूजुअली उनमें रिसर्च मेथोडोलॉजी, कंप्यूटर और आपका मेन सब्जेक्ट से रिलेटेड एक पेपर होता है। यहाँ थर्ड पेपर वो आपके डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी पे कि वो कोई भी रख सकते हैं। राइट। सो दीज 3 पेपर्स दे कीप। सो 3 आपके कोर्स के पेपर्स होते हैं जो क्वालिफाइंग इन नेचर होते हैं। सो यू क्वालिफाई इन दोज 3 पेपर्स and yes, that part is right. So that is your राइट सर। coursework. That is your coursework. राइट सर। So after coursework and progress report comes your national seminars. You have to attend at least 1 national and 1 international seminar during your PhD tenure. ये मिनिमम है, ज़्यादा करेंगे सेम टॉपिक पे तो अच्छा है। ऐसा नहीं कि आप मैनेजमेंट के इंसान है और इंग्लिश के सेमिनार में चले गए, नॉट काउंटेड। राइट। मैनेजमेंट में भी आप जिस चीज़ के ऊपर कर रहे हैं उसी चीज़ के सेमिनार में अगर आप जाएंगे, दैट इज मोर कंसिडरेट and considered and valued. Then you have to publish 2 papers, research papers, one at least in national journal and one at least in international journal. और अब क्योंकि यूजीसी ने गाइडलाइंस अपग्रेड कर दी हैं तो दोनों जर्नल्स हैं, या तो यूजीसी के में लिस्टेड हों या फिर यूजीसी लिस्टेड डायरेक्टरीज में लिस्टेड हों। यूजीसी ने जो डायरेक्टरीज को प्रेफरेंस दी है, मेंशन किया है, उनके अंदर लिस्टेड हो 2 रिसर्च पेपर्स। So at least 2 research papers. More the research papers, better for you to get your award. Otherwise, minimum 2 तो है, उससे कम नहीं चलेगा। Then आप अपनी थीसिस तैयार करते हैं, आप थीसिस गाइड के पास भेजते हैं, गाइड उसे हेल्प करके आपको टेलर मेक करवाता है, and then you submit to the university. Now another parameter as per the new guidelines of UGC, now the plagiarism rate has been reduced to 10%, which is allowed. So आप टीचिंग में जाना चाहते हैं और आपका plagiarism is more than 10%, then you will not get promotions. If it is more than 18%, then you will be called for justifications. I think if it is more than 30 to 40%, your research, your PhD will be cancelled. So, want to play safe, then please maintain plagiarism below 10%. उसके लिए टेस्टिंग टूल्स आते हैं, आप जाते हो, लोग 1500 से 5000 की कहीं भी लेते हैं टेस्ट का। आई थिंक 10,000 तक का रेट है। सो यू गो, यू गेट योर थीसिस चेक, सॉफ्ट कॉपी आप लेके जाते हो, उसमें प्लेगरिज्म टेस्ट चेक करते हैं कि आपने कितना कॉपी किया है। प्लेगरिज्म मीन्स कितना कॉपी किया है डेटा, तो कहाँ से कितना हमने डेटा कॉपी किया वो सब आ जाता है। So you need to be more original as much as you can. Once that is done, your plagiarism report is positive, favoring you, university accept your thesis, because आपकी thesis accept होने के बाद UGC में भी plagiarism check होता है, वहीं से reject होके आ जाएगी if you play foul. Then after that, your thesis is sent to 3 to 8 guides जो PhD scholars या who are guide to go through your PhD thesis and वो पढ़ते हैं, उसको recommend करते हैं, अगर वो सही होते हैं उसे recommend करते हैं, और उनके recommendations के बाद यूनिवर्सिटी आपका वाइवा प्लेस करती है।
then you go for a viva, जिसमें आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग होती है आजकल तो. So you get a copy of your viva. Then if your viva is cleared, जिसमें आपके रिसर्च से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सारे, कि ये टॉपिक क्यों लिया था आपने, इसमें जो आपने रिसर्च कैसे करी, क्या रिसर्च मेथोडोलॉजी थी, देन आपके कंक्लूजन्स क्या थे, क्या क्या सेकेंडरी पब्लिकेशंस आपने रेफर किए, चैलेंजेस क्या क्या है, क्या क्या चैलेंजेस ऑब्स्टिकल्स थे, वो सब चीजें पूछेंगे. And if Right, that sir. goes through, then you are issued a provisional degree, and then यूनिवर्सिटी अपने गैजेट में नोटिफिकेशन इशू करता है, एंड देन आपको डिग्री अवार्ड होती है, जिसकी नोटिफिकेशन यूजीसी के पास भी जाती है. One biggest myth about PhD is that two biggest myth. पहला मैं क्लियर करूं कि ऑब्लिगेटरी नहीं है कि यूनिवर्सिटी कन्वोकेशन करे या ना करे. सो डोंट बी एडमेंट कि अगर कन्वोकेशन में नहीं मिली तो पीएचडी जेन्युइन नहीं है. राइट, जेएनयू ने आज तक अपने लाइफ में एक बार ही कन्वोकेशन करी है. राइट, व्हाई? बिकॉज convocations are expensive. It's a different event altogether. It's an expensive business. So universities अपने खर्चे curtail down करने के लिए करती है. Right. Secondly is PhD is the only degree that been called back at any point of time. आपको 20 साल हो गए नौकरी करते हुए और आपकी कोई डिस्क्रिपेंसी आ गई आपकी पीएचडी में कि आपका टॉपिक ऑलरेडी पहले कहीं रिसर्च हो चुका है, अब कंप्लेंट आई है, या आपकी थीसिस में कोई बहुत बड़ा फ्लॉ है, कोई मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट है, मटेरियल फैक्ट है, सीवियर डेफिशिएंसी है, समथिंग सो ऑन एंड सो फोर्थ, कुछ आता है, तो फिर आपका जो है वो पीएचडी कैंसिल भी की जा सकती है. वो सिनेरियो, या उसको कॉल बैक किया जाएगा कि इसको ठीक करके दो. ठीक करके देंगे तो एक्सेप्ट होगा, नहीं देंगे तो वो रिजेक्ट हो जाएगा. सो व्हाटएवर द यूनिवर्सिटी और यूजीसी डिसाइड्स. सो हाउ कैन वी सेव आवरसेल्फ फ्रॉम दिस सिनेरियो? आप रिसर्च करते हो, पहले ही ठीक करके काम चलो, प्लेगरिज्म को चेक करो, टॉपिक यूनिक आइडेंटिफाई करो. But topic identification is not that an easy task. Right. So you have to be a bloodhound, act as a bloodhound. ये टॉपिक यहाँ इंडिया में किसने नहीं किया होगा, ठीक है? That is the best thing. अगर आप इतना सोच सकते हो तो. लोग इतना भी नहीं सोचते, वो तो अपने कन्वीनियंस देखते हैं, बोलते हैं 2 मिनट में टॉपिक सेलेक्ट होता है. 2 मिनट में टॉपिक सेलेक्ट करते हो तो तैयार रहो कि आने वाले 20-25 साल में आपके प्रोफेशनल लाइफ में कभी भी आपके साथ कुछ दुर्घटना हो सकती है. Spend 10 days, 15 days, select a best possible title जो कि possibility ना हो जिस पे किसने काम किया हो. Right. Sir, my next question is, इसके अंदर यूनिवर्सिटी का क्या रोल होता है? यूनिवर्सिटी का बहुत बड़ा रोल है. वही आपको सबसे पहले एनरोलमेंट देती है. राइट. वही है जो आपका सिनॉप्सिस या टॉपिक अप्रूव करती है, काम करने के लिए परमिशन देती है. राइट. सर, आजकल कई बच्चों की बहुत इंक्वायरीज आ रही हैं कि उनको यूनिवर्सिटी से काफी हैरेसमेंट हो रहा है. वो कई महीने, कई साल अपने बच्चों को सिनॉप्सिस की क्लियरेंस नहीं दे पा रहा है, टॉपिक की क्लियरेंस नहीं दे पा रहा है. तो उस सिनेरियो में क्या करना चाहिए? देखिए, अगर तो जेन्युइन डिक्लाइनिंग ऑफ टॉपिक है और सिनॉप्सिस है तो कमी आपके अंदर है, आपको उनको अपडेट करना पड़ेगा, अपग्रेड करना पड़ेगा. बट हम उनसे कोई कम्युनिकेशन ही नहीं आता है. जो मेरे पास स्टूडेंट्स की कंप्लेंट आती है जनरली, कई ऐसी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं जो कम्युनिकेट ही नहीं करती. तो जैसे सिनॉप्सिस और गाय वो जमा करा रखा है, लेकिन 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने हो गए, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया. आप उसके ऊपर आरटीआई लगाइए यूनिवर्सिटी में. अगर यूनिवर्सिटी आरटीआई का रिप्लाई नहीं देती, आप यूजीसी में कंप्लेंट कीजिए. And secondary, sir, how easy to shift yourself from one university to another? आप प्रोसेस होता है, आप कर सकते हो शिफ्ट. एक यूनिवर्सिटी से नई यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन देनी होती है. राइट. फिर तो नई यूनिवर्सिटी वहीं से कंटिन्यू कर सकते हैं जहाँ पे हमने उसको छोड़ा था.
मोस्ट प्रोबेबली यस, अगर यूनिवर्सिटी कंसिडर करती है तो। राइट। अगर आपका टॉपिक सही, आपके सिनॉप्सिस अप्रूव्ड है, देन। राइट सर। सर इसमें गाइड का और मेंटर का रोल पे थोड़ी रोशनी डाली है। गाइड प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बिकॉज जब तक गाइड अप्रूव नहीं करेगा आपकी थीसिस सबमिट ही नहीं होगी। ओके। सो गाइड का अप्रूवल सर इसमें कंपल्सरी भी होता है। कुछ अभी लेटेस्ट चेंजेस आए थे कि पहले एक गाइड काफी सारे लोग बच्चों को पीएचडी करा सकते थे, अब उसके नंबर्स में कुछ चेंजेस आए हैं, आप थोड़ा 8 उसके हो गए। बारे में। 8 लोगों को एक गाइड, एक बार में एक गाइड 8 स्कॉलर्स को ही खाली गाइड कर सकता है कि उसको कैसे करना है अपने पूरे करियर में, अपनी पूरी लाइफ टाइम में, या पर ईयर? पर ईयर, पर सेशन, पर ईयर। पर ईयर। ओके सर। एंड सर इसमें एक आपने 3 चीजों को यूज करा है, वो उस पर थोड़ा सा और समझना चाहूंगा मैं। एक सिनॉप्सिस, एक जनरल, एक थीसिस। तो थोड़ा सा इसके बारे में बताएं कि ये क्या होते हैं। थीसिस इज अ डिटेल्ड बुक, चैप्टर वाइज। ओके, ठीक विच है, इज जितना। रिटन बाय अ स्कॉलर। यस, सो इट हैज टू बी ओरिजिनल वर्क, राइट सर। राइट, विद मैक्सिमम 10% ऑफ प्लेगरिज्म और कॉपिंग, बिकॉज राइट सर। आपने इंट्रोडक्शन लिखना है उस टॉपिक के बारे में, क्यों लेना चाहते हो तो कहीं से कुछ लेना पड़ेगा। आप लिटरेचर रिव्यू लेते हो तो लिटरेचर रिव्यू के अंदर कुछ ना कुछ होता ही है कि राइट ठीक सर। है भाई, उसने एक्स तक काम किया, मैं वाई पे काम कर रहा हूँ, राइट सर। या मैं x+1 पे काम कर रहा हूँ, राइट सर। ऑन एंड सो फोर्थ। तो वहां पे थोड़ा आ जाता है। एंड राइट सर। देन आपके जो आगे का जो काम है वो ऑलमोस्ट जेन्युइन ही होता है, ओरिजिनल ही होता है, बिकॉज रिसर्च मेथोडोलॉजी में यू हैव टू वर्क ऑन योर ओन टॉपिक, राइट सर। which is x or x+1 or y, right? राइट सर। Then synopsis is a gist of your book called thesis. राइट। उसका आप एक gist बना के देते हो यूनिवर्सिटी को कि प्रोबेबली मैं ये, इट इज जस्ट लाइक अ स्केलेटन, कि ये मेरा है बॉडी, अब मैं इसको शेप दूंगा, इसमें चीजें आउटलाइन, भरूंगा। आउटलाइंस। यस, इट्स एन आउटलाइन, तो मैं इसको स्केच करके इसको बनाऊंगा। राइट। सो दैट इज a synopsis. राइट सर। Then research journals are journals in which your research papers are published based on Right. your thesis topic. राइट। तो यूजुअली आपके रिसर्च वर्क में से 2 रिसर्च पेपर बनाए जाते हैं। राइट। पहला एक आपकी सिनॉप्सिस से ही बन जाता है रिसर्च पेपर, that is the need for that topic, that you want to do a PhD or a research in it. Then second comes from your thesis, आपकी वर्किंग में से एक पेपर निकल के आता है। Now वर्किंग में से आप जितने मर्जी पेपर निकाल सकते हैं, that depends upon the nature and type of your working, your research methodology, the type of topic you have taken, and so on and so forth. Right sir, right sir. And sir, to start with, like these are the required information. Once we know about all these information, so one can plan for their doctorate degree. Yeah. Right. So thank you so much for this information, sir, which is a hidden information. Most of the time people are themselves, they are not aware what they are going to teach and what they are giving a process. Because I met with a lot of university people and the people who are academic counselors, they were unable to explain all these information when someone is pursuing PhD degree, right? So thank you so much, and I am very glad and happy that you joined us today, and this is a very valuable time of yours. Thank you so much, and I am requesting my viewers, like if someone wants to ask any question, they can email me and they can get in touch with me, and my all the details are on thumbnail. राइट, जो वीडियो का लिंक है उसका जो थंबनेल है उस पे मेरा ईमेल आईडी और मेरा वेबसाइट एड्रेस है. दे कैन गेट इन टच टू आस्क मोर क्वेश्चंस फ्रॉम प्रोफेसर संजीव शर्मा. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच. Stay healthy, stay safe. Thank you. Thank you, You sir. too. Thank you.